नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 1750 ईस्वी के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके विषय में पढ़ते हैं। पर हमारा मुख्य ध्यान 1850 ईस्वी के बाद जो कुछ भी हुआ उसके विषय में होता है। पर 1850 ईस्वी की बाद की स्थिति को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले ये चीज़ जरूरी है कि आप उससे पहले हमारे देश में क्या हो रहा था उन सब चीज़ों को समझ ले, फिर जाकर करके 1850 ईस्वी के बाद की घटनाक्रम सही तरीके से समझ में आएगी। तो मैंने बताया था कि जो 18वीं शताब्दी की बात जब हमने किया था तो हमने देखा कि एक तरफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य है वो कमजोर होना शुरू हुआ। इसके पीछे कई सारे कारण थे जिसको आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थे जो फ्रांस से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, डच थे, ये सब भारत में अपने आप को मजबूत करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। साथ में इस मौके की भी तलाश में था कि किस तरीके से भारत आंतरिक रूप से राजनीतिक कारणों से कमजोर होगा और फिर किस तरीके से भारत में अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करना है। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि 18वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो भारत में घटित हो रहा था वो था मुगल का पतन होना। हम समझेंगे कि मुगल के पतन के पीछे क्या क्या कारण था, जिसके कारण मुगल जो कभी 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा स्थापित एक साम्राज्य था जो अकबर के समय में बहुत विस्तृत हुआ, फिर औरंगजेब के समय में और भी विस्तृत हुआ, और क्या कारण रहा कि जिसके वजह से 18वीं शताब्दी खास करके जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ उसके बाद क्यों ये पतन की तरफ अग्रसर हुआ, इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो मुगल की पतन की जब बात होती है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो ये मुगल साम्राज्य था, मुगल का पतन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? बाबर थे। इब्राहिम लोदी के साथ उन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई की और दिल्ली पर मुगल शासक को स्थापित किया। उसके बाद कई और युद्ध भी हुए जिसको हम जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझेंगे तो वहां पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पर हम ये आज समझने का प्रयास करेंगे कि 1700 ईस्वी के बाद ऐसी क्या घटनाक्रम हुई जिसकी वजह से जो मुगल साम्राज्य कभी भारत के पूरे हिस्से में, या यूं कहें कि आज का जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इन समूचे हिस्से में फैला हुआ था और किस तरीके से 1700 ईस्वी के बाद वो कमजोर होता चला गया, इस चीज को समझने का हमारा ध्यान होगा। तो देखिए क्या होता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब का मृत्यु, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी मुगल शासक आए उसको कहा गया उत्तरवर्ती मुगल। इसके बाद जो भी मुगल शासक आए उसको कहा गया उत्तरवर्ती मुगल शासक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी उत्तरवर्ती मुगल शासक आए वो कमजोर थे। कमजोर कहने का मतलब उसमें इतनी क्षमता नहीं था कि वो इतने बड़े मुगल साम्राज्य को एकीकृत रख सके, इस पर सही तरीके से कंट्रोल रख सके, सही तरीके से प्रशासन चला सके, ये क्षमता उनमें नहीं था। और मुगल साम्राज्य के पतन होने में ये जो उत्तरवर्ती मुगल शासक है, यानी कि औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक आए, उसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो सही तरीके से अपने साम्राज्य का प्रशासन नहीं चला पाया, जिसके वजह से कई तरह की खामियां निकल के सामने आई और अंततः मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो और जो दरबारी थे वो काफी मजबूत होते चला गया। मुगल दरबार में जो व्यक्ति थे वो बहुत ज्यादा मजबूत होता चला गया, और आगे चल करके इन्हीं दरबारी में से कुछ ग्रुप ऐसे थे जो अपने पसंद के शासक चाहते थे कि उनके पसंद के शासक सत्ता में हो, ताकि वो सही तरीके से
या अपने मनमर्जी तरीके से प्रशासन चलाने में चला सके। तो जब हम दरबारी के प्रभाव के हम बात करते हैं या फिर दरबारी का प्रभाव जब हम समझते हैं, तो इनमें आपको कुछ ग्रुप समझना पड़ेगा जो मुगल के दरबार में थे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था सैयद बंधु। सैयद बंधु, और ये सैयद बंधु क्या करता था? किंग मेकर का काम करता था। आगे हम जब समझेंगे तो सैयद बंधु ने कई मुगल साम्राज्य को सत्ता पर बिठाया, और जब वो सैयद बंधु के इशारे के अनुसार या सैयद बंधु के अनुसार काम नहीं किया, तो उन्होंने उसको सत्ता से बेदखल करके नए शासक को लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा अगर हम देखें तो जो मुगल साम्राज्य था उनमें सुन्नी मुसलमानों का एक समूह था, सुन्नी मुस्लिम का एक ग्रुप था जो अपने आप को कहाँ का कहता था? जो तुरानी था, यानी कि टर्किश था। और सिया मुसलमान का भी गुट था, और ये ईरानी था। साथ में जो अफगानी मुसलमान हैं उनका भी प्रभाव था, अफगानी लोगों का भी प्रभाव मुगल दरबार में था। और खास करके जो सबसे मजबूत गुट था, इन गुट में सबसे मजबूत गुट था सैयद बंधु का। और सैयद बंधु के गुट को किंग मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई मुगल शासक को सत्ता पर बिठाया, और जब वो मुगल शासक सैयद बंधु के इच्छा के अनुसार काम नहीं करता था तो उनको सत्ता से वो बेदखल कर देते थे। इसके अतिरिक्त और अगर कारण को हम देखें तो धीरे धीरे जो मुगल का सैनिक क्षमता था वो भी कमजोर होता चला गया। जो दूसरा जो कारण था वो था कि सेना का अक्षमता, सेना का अक्षमता, यानी कि जो मुगल थे, मुगल के सेना धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, और इसके कमजोरी का फायदा दूसरे स्थानीय शासकों ने उठाया, और जो मुगल शासक थे वो सही तरीके से अपने सत्ता को नहीं संभाल पाए। धीरे धीरे इनकी सैन्य अक्षमता बढ़ती चली गई, ये भी मुगल के पतन का एक कारण बना। और आर्थिक विघटन भी, अगर हम आर्थिक विघटन को समझे तो इनमें दो चीज आपको समझना पड़ेगा। एक तो लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। औरंगजेब से पहले, औरंगजेब की तो पूरे के पूरे शासनकाल युद्ध के लिए जाना जाता है। उन्होंने अफगानिस्तान में युद्ध किया, फिर दक्कन में शिवाजी के साथ एक लंबे समय तक औरंगजेब का युद्ध चलता रहा। और औरंगजेब से पहले भी जो शाहजहां की बात है, उन्होंने ईरान पर आक्रमण करने का कोशिश किया, और ईरान को जीतने की कोशिश में भी उधर भी युद्ध चलता रहा। इस युद्ध की वजह से जो मुगल साम्राज्य था वो आर्थिक रूप से कमजोर होते चला गया, और ये आर्थिक कमजोरी उनके पतन का एक कारण बना। दूसरा, अगर हम आर्थिक विघटन की बात करें तो दरबारी खर्च बहुत बढ़ चुका था। दरबारी खर्च में वृद्धि, दरबारी खर्च में वृद्धि भी एक प्रमुख कारण था आर्थिक विघटन का। इसके वजह से भी मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और अंततः मुगल के पतन का कारण बना। और एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, वो है बाह्य आक्रमण। बाहरी आक्रमण भी बहुत हुआ। हम समझेंगे किस तरीके से। खास करके नादिर शाह ने मुगल को बहुत कमजोर किया। 1739 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया, और जितने भी धन दौलत थे दिल्ली में उनको लूट के ले गए। फिर अहमद शाह अब्दाली का लंबा समय तक आक्रमण हुआ मुगल साम्राज्य पर, और ये कारण भी रहा मुगल के पतन होने का। और बहुत सारे स्थानीय शक्ति का उदय होना शुरू हो चुका था। स्थानीय शक्ति का उदय, और जब हम स्थानीय शक्ति की बात करते हैं तो इनमें मराठा का उदय होना, सिख साम्राज्य का उदय होना, और भी कई छोटे छोटे स्थानीय शक्ति था, जिसके उदय होने की वजह से जो मुगल सल्तनत था, मुगल साम्राज्य था, वो कमजोर हुआ, और अंततः मुगल का पतन का एक कारण के रूप में उभर के सामने आया। तो जो 18वीं शताब्दी है, यानी कि 1700 ईस्वी के बाद है,
वहां पे हम एक चीज देख रहे हैं कि मुगल कमजोर होते चला जा रहा है लगातार। इसके पीछे कई सारा कारण है, लेकिन इनमें एक कारण ये भी है कि औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य शासक मुगल की सत्ता को नहीं संभालता है जो पूरे के पूरे साम्राज्य को एकीकृत कर सके, उस पर सही तरीके से प्रशासन कर सके। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण ये रहा कि जो दरबारी था मुगल के दरबार में, जिनमें कि अलग अलग गुट के लोग थे, और वो गुट के लोग अपने भलाई के लिए, अपने सुविधा के लिए साम्राज्य को चलाना चाहता था। इस होड़ के कारण जो योग्य लोग थे वो सत्ता में नहीं आ सके। ये भी एक कारण मुगल के पतन का रहा। अब हम समझते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जिसको हम उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं, वो किस तरीके से सत्ता में आता है और किस तरीके से वो सत्ता को संभालते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक में जो पहला शासक आता है, इसको कहते हैं मुअज्जम। मुअज्जम। और इसका जो शासन काल रहा था वो 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक रहा था। देखिए, जो मुअज्जम था, इसका जो उपनाम था, इसका उपनाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। ये वो वाला बहादुर शाह नहीं है जो 1857 की क्रांति में आएगा। ये बहादुर शाह प्रथम है, जिसको शाह ए बेखबर भी कहा जाता था। इसको शाह ए बेखबर भी कहा जाता था। और ये औरंगजेब का पुत्र था। जिस समय ये शासक बने थे उस समय इसकी आयु लगभग 60 वर्ष के था। तो इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं रह गया था कि ये मुगल के उन विशाल साम्राज्य को सही तरीके से संभाल सके। और दूसरा, जो उत्तराधिकार को लेकर के और कई तरह के युद्ध में ये उलझा रहा। और 1707 ईस्वी में क्या हो गया, 1712 ईस्वी में इसको सत्ता से हटा दिया गया। दूसरा जो शासक आए वो था जहांदार शाह। दूसरा शासक कौन आए? जहांदार शाह। और जहांदार शाह कुछ समय के लिए मुगल का शासक बनता है। 1712 में तो ये सत्ता में ही आता है और 1713 में इसको सत्ता से हटा दिया जाता है। और ये किसके सहयोग से शासक बनता है? तो ये सैयद बंधु के सहयोग से शासक बनता है। ये सत्ता में आता है सैयद बंधु के सहयोग से। ये सैयद बंधु के सहयोग से शासक बनता है। और इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जो जहांदार था शाह था, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो ये दो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, एक तो मुअज्जम और दूसरा जहांदार शाह। फिर एक शासक आता है सैयद बंधु के सहयोग से, वो आता है फर्रुखशियर या फर्रुखशियार, जो भी कह दीजिए, वो आता है। जो तीसरा शासक आता है वो कौन आता है? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर। और फर्रुखशियर कब से कब सत्ता में रहता है? तो ये 1713 से लेकर के 1719 तक ये सत्ता में रहता है। देखिए, फर्रुखशियर जो सत्ता में आता है ये किसके सहयोग से आता है? तो ये भी आता है सैयद बंधु के सहयोग से। सैयद बंधु के सहयोग से, यानी कि सैयद बंधु मुगल दरबार में किंग मेकर की भूमिका में है। जब चाहता है जिसको सत्ता में लाना वो लाते हैं, जिसको हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं।
सैयद बंधु के लिए अगर हम एक चीज इसका काम देखें तो इन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी था उसको इन्होंने फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दिया, यानी कि मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दिया गया। यानी कि इन्होंने क्या किया था कि व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा जारी किया था, व्यापारिक छूट प्रदान किया। व्यापारिक छूट प्रदान किया जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी को छूट प्रदान किया जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। अगर हम और समझे तो सैयद बंधु के कहने पर इसका हत्या 1719 में कर दिया गया। हत्या इसका किया गया था 1719 में। किसके कहने पर? तो सैयद बंधु के कहने पर। सैयद बंधु के कहने पर जो फर्रुखियर थे, जो 1713 में शासक बने थे, इसका हत्या 1719 में कर दिया गया। फर्रुखियर को इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, व्यापारिक कंपनी था, उनको इन्होंने व्यापारिक छूट प्रदान किया जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। इसलिए इसको फर्रुखियर को याद किया जाता है। इसके बाद जो शासक मुगल दरबार या मुगल सत्ता में आए वो था बहादुर शाह, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है बहादुर शाह या मोहम्मद शाह, सॉरी बहादुर शाह नहीं, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कब सत्ता में आता है? तो ये आता है 1719 से लेकर के 1748 तक। 1748 तक। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसका जो मूल नाम था, मूल नाम की बात करें किसका, तो मोहम्मद शाह का, तो मूल नाम इनका था रोशन अख्तर। इसका मूल नाम रोशन अख्तर था, पर इसको रंगीला बादशाह या रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। रंगीला बादशाह उपनाम, क्योंकि डांस, नृत्य, शराब, शबाब को लेकर के ये काफी उसमें लगे रहते थे, इस वजह से इसको रंगीला बादशाह भी उपनाम के रूप में दिया जाता था। और इसको जो सत्ता में कौन लाया था? सत्ता में इसको भी कौन लाया था? इसको भी सैयद बंधु ही लाया था सत्ता में। सैयद बंधु के द्वारा ही इसको भी सत्ता में लाया गया था। इसके शासन काल में क्या हो गया कि बहुत सारे जो मुगल टेरिटरी था, जैसे कि हैदराबाद, अवध या बंगाल, ये सब स्वतंत्र हो गया। बंगाल, ये सब के सब क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। ये सब के सब इसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गया, यानी कि मुगल के केंद्रीय सत्ता से ये बाहर निकल गया, ये सभी प्रांत। और एक चीज याद रखिए कि इसी के शासनकाल में नादिर शाह आक्रमण किया था दिल्ली पर। नादिर शाह का आक्रमण इसी के शासनकाल में 1739 ईस्वी में हुआ था। और मोहम्मद शाह के कहने पर ही क्या किया गया था कि सैयद बंधु का हत्या करा दिया गया। सैयद बंधु का हत्या, यानी कि जो सैयद बंधु इनको सहयोग किया था सत्ता में आने के लिए, उसी का हत्या इन्होंने करा दिया था। रंगीला बादशाह यानी कि जो मोहम्मद शाह है, उन्होंने सैयद बंधु का हत्या करा दिया। देखिए, मुगल के समय में दो महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ। एक तो नादिर शाह का। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? जब मुगल साम्राज्य के सत्ता पे होते हैं मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला बादशाह। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ वो हुआ अहमद शाह अब्दाली का।
दो महत्वपूर्ण आक्रमण, दो महत्वपूर्ण आक्रमण। अगर आपको ये दो महत्वपूर्ण आक्रमण समझना हो जो मुगल काल में हुआ, यानी कि जो मुगल के पतन को और भी बढ़ा दिया, पहला आक्रमण था नादिर शाह का। पहला आक्रमण था नादिर शाह का। नादिर शाह कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। इस समय उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली को लूटा था। और इस नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन। और नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था तो दिल्ली के शासक कौन थे? मोहम्मद शाह, यानी कि रंगीला बादशाह दिल्ली का शासक था। 1739 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और लगभग 50 दिनों तक, लगभग 50 दिनों तक दिल्ली को लूटा इन्होंने, दिल्ली को लूटा। साथ में जो शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन बनाया गया था, तख्त ताऊश बनाया गया था, जिसमें कि कोहिनूर हीरा था, वो भी साथ में ले गया। ये कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरा को साथ ले गया। साथ ले गया कौन? मोहम्मद शाह। और ये कौन? नादिर शाह। और इन्होंने मोहम्मद शाह जो था उसको इन्होंने क्या किया था कि अपने अंदर गुलाम बना करके रखा था। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था अहमद शाह अब्दाली का। हालांकि अहमद शाह अब्दाली भारत में कई बार आक्रमण किया था, लेकिन 1748 ईस्वी में जो 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था अहमद शाह अब्दाली ने, वो सबसे महत्वपूर्ण था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली। अगर हम अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली कब आक्रमण करता है भारत पे? तो 1761 ईस्वी में। और पानीपत का, हालांकि ये 7 बार भारत पे आक्रमण करता है, 7 बार आक्रमण। लेकिन इसका सबसे चर्चित आक्रमण जो था ये था पानीपत की तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 1761 ईस्वी में। ये किसके किसके साथ होता है? मराठा के साथ होता है। और मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था? अगर इसके नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो सदाशिव भाऊ कर रहा था। सदाशिव भाऊ। अहमद शाह अब्दाली जब मराठा के विरुद्ध 1761 ईस्वी में आक्रमण किया तो मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था सदाशिव भाऊ। ईस्वी में क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है कहाँ पे? भारत पे। पानीपत के तृतीय युद्ध होता है और मराठा सेना का नेतृत्व कौन करता है? अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय तो सदाशिव भाऊ करता है। तो मुगल साम्राज्य के पतन होने में कई सारे कारण थे, उनमें 2 महत्वपूर्ण आक्रमण था। एक तो अहमद शाह अब्दाली का। हालांकि अहमद शाह अब्दाली भारत पर 7 बार आक्रमण करता है, पर इनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1761 ईस्वी का आक्रमण, जिसको पानीपत के तृतीय युद्ध भी कहा जाता है। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि 1761 ईस्वी का जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, ये पानीपत के तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था ये सदाशिव भाऊ यानी कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जबकि पानीपत के मैदान दिल्ली से करीब ही था। इस युद्ध में मुगल भाग नहीं लेते हैं, यानी कि मुगल अब कमजोर हो चुके हैं और भारत में
केंद्रीय शक्ति के रूप में मराठा अपने आप को शक्तिशाली कर रहा है। किंतु इस युद्ध में क्या होता है कि मराठा की हार होती है, और मराठा के हार के साथ ही मराठा की जो सपना था कि वो केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरे, दिल्ली पर शासन करे, वो सपना इसका लगभग खत्म हो जाता है। अब समझते हैं कि जो मुगल साम्राज्य था उसके अंदर बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हुआ। जैसे कि हमने जब मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि बंगाल, अवध किस तरीके से अपने आप को स्वतंत्र करता है। तो इनके स्वतंत्र करने वाले शासक के नाम को हम समझ लेते हैं। अब देखिए, मुगल से स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य इसमें कौन कौन आएगा? सबसे पहले बंगाल, और बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान संस्थापक थे इसका। इसका थे संस्थापक मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान बंगाल के संस्थापक थे। इन्होंने कब स्थापना किया था? तो 1727 ईस्वी में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य उभर करके सामने आता है वो है अवध। अवध, और इसके संस्थापक की बात अगर करें तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था साउदत खान। साउदत खान। फिर हैदराबाद, हैदराबाद, निजामुल मुल्क, निजाम के द्वारा। इस तरीके से कई सारे स्वतंत्र राज्य मुगल के केंद्रीय शक्ति से अलग होकर के बन जाते हैं और मुगल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो ये कुछ स्थिति था जिसके वजह से मुगल कमजोर होता चला गया 1700 ईस्वी के बाद, और एक राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हो गई थी भारत में। और इस स्थिरता का लाभ उठाने का प्रयास आगे चल करके करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पर जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत आता है और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।